नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। कल, आज और कल की जब बात करें तो भारत में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ इसकी बात होती है। हमारे यहाँ आईबी है, रॉ है, सीबीआई है। लेकिन रॉ ने देश के बाहर जिस तरह से भारत के खिलाफ षड्यंत्र होते थे और उसमें भी कहीं भारतीय भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इस समय रॉ को लेकर के एक चर्चा है और जिसमें खास करके जो बड़े महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, एक गंभीर आरोप उनके सामने आया जिसके कुछ प्रमाण भी सामने आ रहे और पाकिस्तानी ने बात चूंकि शुरू की है इसलिए उस मामले को थोड़ा दूर तक जाना पड़ा। और इसलिए ईरान में जिस समय वो राजदूत थे और प्रमुख पदों पर रहे उसके बाद भी, लेकिन क्या उन्होंने रॉ के लोगों को बचाने में, जो कहीं वहाँ जाकर के भारत के हित में काम कर रहे थे, उनके लिए सहयोग नहीं किया, बल्कि उनको से नुकसान हुआ, भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान हुआ। एक गंभीर विवाद सामने आया है आज, और इसका दूरगामी असर इसलिए है कि यदि ऐसी संस्थाओं को कमज़ोर किया जाता है, उनके लोगों को विदेश में भी मदद नहीं की जाती, तो क्या ये गंभीर आरोप, ये तो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए उस समय ईरान में 91 से 93 तक साथ में रहे हुए एनके सूद, जो रॉ के बड़े अधिकारी रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। सूद साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आपसे बातचीत इसलिए हम करना चाह रहे हैं कि आप वहाँ पोस्टेड रहे और जो अब पाकिस्तानी पत्रकार, क्या कहें, जासूस ही था, जिसने मिर्जा, जिसने कहा कि भाई देखिए हम तो इनसे मिलते थे, इनकी वजह से जाते थे भारत। लेकिन ये तो बात की बात है जब वो उपराष्ट्रपति बने। आप, हम चूंकि इस प्रोग्राम का नाम ही कल, आज और कल है, तो ये बताएं कि क्या ऐसा हुआ जिसके आप चश्मदीद एक प्रमाण हैं, और चूंकि रॉ में रहे हैं तो भारत के प्रति आपका कोई पूर्वाग्रह तो न हामिद अंसारी से हो सकता है, न नरसिंह राव से हो सकता है, न मोदी जी से हो सकता है। तो क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से रॉ के लोगों को तकलीफ हुई ईरान में? देखिए, पहले तो मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा जो भी मिर्जा ने कमेंट्स दिए हैं। देखिए, पहली बात यह है कि मिर्जा इंडिया में आया कैसे? वीजा मिलने से। वीजा का काम है वो एमईए का काम है, और एमईए के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है रूल को फॉलो करना। यानी कि एक अगर आदमी को वीजा मिलता है तो उसको रिपीटेडली वीजा नहीं मिल सकता अगर वो पाकिस्तानी है, और उसको परमिशन होती है 3 जगह जाने की जिसको वो डिमांड करता है। लेकिन इसको 7 जगह जाने का दिया, तो बेसिकली इसके साथ दिक्कत ये आ जाती है कि इसके साथ नाम लिया हामिद अंसारी का कि उन्होंने इसको हेल्प की। और नेचुरली बात है, जब ऐसी टाइप का वीजा मिलता है तो ऊपर के लोग को जरूर कोई हेल्प करते हैं जिसकी वजह से वीजा मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हामिद अंसारी होंगे, लेकिन जब इसने कहा कि हामिद अंसारी होंगे तो हमें कोई डाउट करने की बात भी नहीं है, क्योंकि हामिद अंसारी हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाता था। आपने देखा 2014 से पहले जहां भी उसको टेररिज्म फैलाना है, तो मुझे लगता है कि मिर्जा को इन्होंने स्पेशली सिलेक्ट किया अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने के लिए। और आपने देखा कि इंडिया के अंदर बार बार यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होते थे, और ये एक उसका पार्ट है। अब हम बात करते हैं अंसारी साहब की। अंसारी साहब एम्बेसडर थे ईरान के अंदर 1991 से लेके 1993 तक। मैं भी वहां पे था। वहां पे इनके टाइम में लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया। एक संदीप कपूर, वो छुट्टी किडनैप कौन करता था? मतलब किडनैप करते थे ईरानियन की इंटेलिजेंस के लोग। संदीप कपूर एक एमईए का ऑफिसर था। वो इंडिया से छुट्टी में आया। छुट्टी में आके उसको एयरपोर्ट पे चेक करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसका पता नहीं चला, उसने फोन भी किया, और बेसिकली वहां पे ये कहा गया कि ये पहुंचा नहीं तो इसके बारे में इंक्वायरी करो। और 2 दिन के बाद पता चला कि एक फोन आया कि आपके एम्बेसी का एक आदमी बेहोश पड़ा। एयरपोर्ट के पास गए, उठा के लेके आए और देखा कि उसकी बेचारे की हालत भी खराब थी। तो अंसारी साहब ने इसके बारे में एक रिपोर्ट कर दी दिल्ली को कि ये जो आदमी है ये इसकी गलत एक्टिविटीज थी, और उसके बाद उसको वापस भेज दिया गया। और ना उसकी ऐसी कंडीशन थी। जब हमने उसको चेक कराया कि क्या रीजन है, तो पता ये चला कि उसको कोई इन्होंने इंजेक्शन दे दिया जिससे वो भूल जाए, और उसकी काफी साल तक हालत ऐसी रही। कोई बात नहीं, एक इंसिडेंट हो गई। उसके बाद एक दूसरा एम्प्लॉय डीवे माथुर, वो ऑफिस, अपने घर से ऑफिस आ रहा था, ऑफिस नहीं पहुंचा। पासपोर्ट वीजा देखता था तो दिक्कत आ गई कि भाई आदमी अगर वहां नहीं आया तो सेक्शन बंद हो जाता है। ढूंढा उसको जगह जगह में, कोई ट्रेस नहीं मिला। शाम तक ढूंढते रहे, कुछ नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे फिर शुरू किया कि वो आदमी कहाँ पे है। पुलिस स्टेशन देखे, हॉस्पिटल देखे, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और उसके बाद अंसारी साहब पे प्रेशर डाला कि आप एक प्रोटेस्ट नोट तो दो, ढूंढो तो सही। उसके बाद यहाँ पे लोग बड़े परेशान हो गए कि वो 48 घंटे तक आदमी का ट्रेस नहीं था। उसके घर में हमने एक कंट्रोल रूम खोल दिया, और उसके बाद पूरे जो एम्बेसी के लोग थे उनकी वाइफ्स आ गई, क्योंकि हर एक को लगा कि हमारी सिक्योरिटी एंडेंजर्ड है।
और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन हुई। जब ये डेमोन्स्ट्रेशन हुई उस टाइम पे मैं एम्बेसी से बाहर निकला। डेमोन्स्ट्रेशन मैंने अंसारी जी की एम्बेसी के खिलाफ, एम्बेसी के खिलाफ, एम्बेसी की लेडीज ने। और आज तक मैं नहीं सोचता किसी भी हमारे कंट्री की हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा। अंसारी साहब ने सबको, उसके बाद मैं एम्बेसी से बाहर निकला, अपना हुलिया चेंज करके एक ईरानी कॉन्टैक्ट को बुलाया और वहां से जाके मैंने पोस्ट ऑफिस से इंडिया में फोन किया कुछ अपने लोगों को कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुई है। तो हमारे एक दोस्त हैं आर.के. यादव, जिसको आप शायद जानते भी होंगे, और वो जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी से मिले। उस टाइम पे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने उससे कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो कहते हैं जी वो तो बड़े शरीफ आदमी है, क्योंकि शक्ल से शरीफ ही लगते हैं। और जब उन्होंने इनको फैक्ट्स बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और मुझे एन.के. सूद ने ऐसी खबर दी है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक टेलीफोन किया नरसिम्हा राव को। नरसिम्हा राव का फोन भी पहुंचा, वहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस भी थी। तब अंसारी साहब भागे फॉरेन ऑफिस और रात के 3 बजे डी.वी. माथुर को लेके आए और उसको 72 घंटे का टाइम दिया गया कि तुम्हें ईरान छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपको कुछ, चूंकि आप तो खुद एजेंसी में काम किए, अंसारी साहब का क्या इंटरेस्ट था? मतलब देखिए उस समय CIA भी ऑपरेट करता था, KGB अपना करता होगा, रॉ के लोग तो भारत की रक्षा, मतलब उस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन जो भी वहाँ हो, जो ईरान का अमेरिका के साथ भी बहुत विवाद रहा, तो इनका क्या, मैंने पाकिस्तान वालों के साथ सहानुभूति ज़्यादा थी या दूसरे और ऐसे फोर्सेज हैं जो उनको लगता था भाई ये यहाँ पर केवल हमें संबंध ऐसे रखना है जिसकी वजह से कोई हमारे ये लोग ज्यादा ऐसी चीजें जानकारी नहीं इकट्ठा। आफ्टर ऑल पाकिस्तान या अमेरिका की जानकारी भी तो ईरान से भी इकट्ठा हो सकती है। जी जी, देखिए बेसिक बात क्या है कि हमें ईरान में जब थे तो हमें ये देखना है कि ईरान कहीं पे कश्मीरी मिलिटेंट्स को सपोर्ट तो नहीं कर रहा, और नेचुरली ये खबर होती है। अब देखिए जहां तक अंसारी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज बनती हैं, उनका काम है कि जो रॉ के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करें, रॉ के लोग हैं जितने भी एम्बेसी के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करें। और अगर इनको लगता है कि ये आदमी गलत था, गलत काम कर रहा था, अब रॉ का आदमी जो है वो तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इसीलिए गया हुआ है और कंट्री के लिए इन्फॉर्मेशन कर रहा है, कोई पर्सनल रीजन पे नहीं है, कोई वीजा में नहीं है। अभी चाहे संदीप कपूर हो, चाहे डी.वी. माथुर का केस हो, इसके ऊपर अगर था कि इनकी कोई गलत एक्टिविटी थी तो हम कोई उनको ईरानियों को तो देंगे नहीं कि आप इनको पनिश करिए। उनको हम इंडिया बुलाएंगे, इंडिया में बुला करके उनके खिलाफ जो एक्शन होगा हम इंक्वायरी करेंगे, वो करेंगे। आर्टिकल 311 2B और 2C भी लगते हैं इसके ऊपर, आप उसको डिसमिस कर सकते थे, इनकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अब बेसिक बात यह है कि आपने अगर यहाँ पे हमारे एम्बेसी के लोगों को उठा लिया गया तो उस पर आपका क्या ड्यूटी बनती थी? और मैं ये नहीं कहूंगा कि अंसारी साहब इसमें अकेले थे। देखिए मैं आपको एक बात कहूंगा कि बहुत बार ऐसी इंसिडेंट हुई है जब हमारी गवर्नमेंटें कमजोर होती हैं तो उस टाइम पे कुछ लोग जो एंटी इंडिया उनकी फीलिंग होती है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों के दिमाग में। क्या ये जो एजेंसी है जैसे रॉ है या IB खास करके, क्योंकि IB और रॉ में यदि हम लोग चूंकि फॉलो करते रहे हैं अपने जर्नलिज्म में कि IB और रॉ के बीच में पहले बड़ा कॉम्पिटिशन भी था, और इसलिए कई बार एक दूसरे, ये ठीक है कि एक दूसरे पर निगरानी करना चाहिए, वो तो कस्टम वाले भी एक अपना रेवेन्यू इंटेलिजेंस है वो भी करता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस अपना काम करता है। तो अब तो इंटीग्रेटेड काफी हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, या बीच में भी कुछ कोशिश हुई थी, हम लोग बराबर लिखते रहे। तो क्या आपको लगता है कि जैसे एक रतन सहगल का नाम हमें याद आता है, कोई केस हुआ था, वो भी जासूसी पकड़े गए, ऐसे लोग क्या एजेंसी में घुस गए जो अंसारी जी के भी संपर्क में रहते थे, या और सरकार में जो आपने कहा कि उनके बीच में एक लिंक जिसको हम कहते हैं ना कि माफिया बन जाता है, तो उसका नुकसान भारत को होता है? जी बिल्कुल नुकसान होता है। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि क्या है कि कुछ IB के लोग, रतन सहगल उसी में थे। रतन सहगल उस टाइम पे JS पर्स से MEA के अंदर, JS पर्स की ड्यूटी ये होती है कि जो एम्बेसी में मिशंस हैं उनकी सिक्योरिटी को देखना। रतन सहगल रेगुलरली विजिट करते थे जब भी कोई इंसिडेंट होती थी, लेकिन लोगों को धमकाते थे। अंसारी साहब के खिलाफ कोई नहीं किया, और ये सारा कवर अप था। जो सारा कवर अप था, रतन सहगल बाद में CIA को इंफॉर्मेशन पास करते हुए पकड़े गए, वो तो बाद में एक्सपोज हुए, उसके पहले तो आपके बॉस रहे एक तरह से। बिल्कुल, देखिए उसके साथ एक देखिए अगर नंबी नारायण का केस है, इनकी उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है रतन सहगल की। और जब ये केस हुआ, इनके एक CIA के ऑफिसर से मिल रहे थे, कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे, तो उस टाइम पे सोनिया गांधी के वहां से एक मैसेज आ गया, फोन आ गया, क्योंकि ये गांधी परिवार के बहुत क्लोज थे, और इनको बरी कर दिया गया और ये कहा कि आप रिजाइन करके चले जाओ, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, जेल में जाना चाहिए था। लेकिन अब जो क्या होता है कि जो पुराने केस हो जाते हैं, देश से भगा दिया, एक तरह से भगा दिया, और उसको बेसिकली अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया। वो तो उनका ही आदमी एजेंट होगा तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक बात है। अब देखिए बात क्या आती है कि अब आपस में कई बार बड़ी हेल्दी राइवलरी होती है। अब जब RN काउ थे, आप देखिए रॉ की अचीवमेंट ये थी कि रॉ 68 में बना। 68 में बनने के बाद 3 साल के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए,
और वो आर्मी ने किए, लेकिन पीछे काम किसने किया? सारी प्लानिंग, सारा जो एग्जीक्यूशन था आर्मी का था, लेकिन सारी प्लानिंग और सारा सिस्टम था वो रॉ की तरफ से था, आरएन काओ का था। इन्होंने ही सारा रोल किया, अदरवाइज आर्मी को क्या पता हमने क्या करना है क्या नहीं करना। और आप देखिए कि दूसरी बात, 74 में सिक्किम का मर्जर करा दिया, इसमें भी सारा जो ऑपरेशन था रॉ का था। और इसके जो मर्जर है एक बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वहां पे कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटीज चलनी शुरू हो गई थी। फिर आप देखिएगा उसके बाद सियाचिन पे इंडिया ने कब्जा कर लिया, और क्योंकि यहाँ इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि सियाचिन के अंदर के पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं वो कुछ बड़े कोल्ड टाइप के सामान खरीद रहे हैं। तो जब ये इन्फॉर्मेशन आई तो इन्होंने कहा ऐसे सामान कौन लेगा, किस जगह के लिए लेगा। तो इनको ये आया कि सियाचिन पे कब्जा करने को। इंडियन आर्मी को डायरेक्शन दी गई, कुमाऊं के लोगों को वहां भेजा गया, और सियाचिन पे पाकिस्तान ने जब कब्जा करना था 1 हफ्ते पहले इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया। और अगर आज हमारे हाथ पे सियाचिन नहीं होता तो हम लेह लद्दाख को नहीं संभाल सकते थे, इवन कारगिल एंडेंजर हो जाता, कश्मीर एंडेंजर हो जाता। अब कुछ लोग ऐसे भी थे कांग्रेस के अंदर, इवन आप देखिए 2006 में मनमोहन सिंह चाहते थे कि सियाचिन को पाकिस्तान को दे दो। 2012 में एंटनी ने दे दो, मतलब बिल्कुल दे दो। ये अच्छा, बेसिकली मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं कि बेसिकली सोचते थे सियाचिन दे देंगे तो पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी छोड़ देगा। और फिर 2012 में फिर एक उस टाइम पे जो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे एंटनी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हम बड़ा कुछ काम करने वाले हैं। और ये था काम कि सियाचिन पाकिस्तान को देने की तैयारी थी। उस टाइम के आर्मी चीफ उन्होंने अपोज कर दिया, इवन प्रेस में चले गए, तब ये चीज रुकी। आपको लगता है कि ये जो बम्बई ब्लास्ट था 93 का भी, उसमें भी इसी तरह पाकिस्तानी एलिमेंट्स का जो हाथ रहा, और उसमें भी जो एक तरह से जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए था अभी रॉ या जैसे जो अधिकारियों का, उससे शायद रोकने में भी गुंजाइश होती है, या बाद में भी वो लोग पकड़े जाते, वरना तो अभी भी होता है। मिर्जा जैसे लोग, कितने लोग हैं जो आए चले गए, या यहाँ के नेता लोग जाते हैं और वहाँ वीआईपी आईएसआई वाले उनको ट्रीट। देखिए बेसिकली आईबी के कुछ लोगों को बड़ी एक जेलसी होती थी रॉ से, क्योंकि रॉ के जैसे मैंने आपको अचीवमेंट्स गिराई इंदिरा गांधी के टाइम में, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आईबी वाले काम नहीं करते, आईबी वालों का काम डिफरेंट होता है। एक ऑफिसर हैं जिन्होंने आईबी, रॉ और बाकी सब जगह काम किया, उन्होंने कहा जो रॉ की वर्किंग है मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। क्यों? उसके अंदर एक सिस्टमेटिक एक इशू पे काम होता है। ये जो सारा कुछ हुआ, ये स्पेशली जो एम के नारायणन ने जो रतन सहगल को एमईए भिजवाया था, एक पर्पज था रॉ को वीक करने का, और रॉ वीक भी हुआ। और जब ये आपका मुंबई ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम पे रॉ के जो यूनिट्स थे वो स्कैटर्ड थे। चाहे आप ईरान की बात कर लीजिएगा, यहाँ पे हमें काम करने से मना कर दिया गया था, तो क्योंकि कंट्री की हमारी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात भी थी। तो इन चीज़ों से कंट्री को नुकसान तो होता है। अब देखिए कि बहुत सी चीज़ें हुई, चाहे आप सिक्किम लगा लीजिए, इसके अंदर भी एक रॉ के बड़े इंपॉर्टेंट रोल रहे हैं, और बाद में भी रॉ के बड़े इंपॉर्टेंट रोल रहे हैं। चाहे आप कारगिल लगा लीजिए, कारगिल के अंदर भी रॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। अब कारगिल की जो इंसिडेंट थी उसके लिए सारा जो ब्लेम जाता है वो उस टाइम पे जो इनके आर्मी के चीफ थे मलिक, उनको जाता है। उन्होंने किसी को परमिट नहीं किया यहाँ पे कोई इंटरफेयर करे, और जब सारी इंसिडेंट हुई तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मुझे एयरफोर्स की जरूरत नहीं है। अगर वो एयरफोर्स को यूज करते तो यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं होती जो हुई। कारगिल के बारे में तो बताते हैं, मैंने हम जो कि इस अखबार में थे, पहले एक रिपोर्ट शायद आप जैसे किसी अधिकारी ने बताया होगा कि कारगिल में घुसपैठ की तैयारी है, तो सरकार ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया कि साहब ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई घुसपैठ नहीं हो रही। बाद में तो उसके 15 दिन बाद बल्कि हमने उस रिपोर्टर को ये कहा था कि तुमको निकाल देंगे नौकरी से। हमें लगा कि बहुत गलत भविष्य दे रहा है, सरकार मना कर रही है। इसके बारे में कई लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी। फिर आपके हमारे पास क्या है कि जब रॉ के पास ने काम किया, उन्होंने इनको एक एयरविंग को यूज करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। एक आदमी ने मुझे बताया कि उन्होंने हेड काउंट कर दिया कि कौन सा आदमी कहाँ छुपा है। जब उसको लगाया तो बिफोर गन्स लगाई, बिफोर गन्स लगाई गई। बिफोर गन्स क्योंकि लेजर गाइडेड है, उनको अगर वो देंगे तो उस पर सारा उसी पॉइंटेड अटैक होगा। फिर इनके पास एमुनिशन नहीं था। फिर नेचुरली बात है कि रॉ की हेल्प लेकर के वो एमुनिशन इकट्ठा किया गया, और उसके बाद ये सारा काम हुआ। अगर उस टाइम के आर्मी चीफ ये सारी चीज़ों का ध्यान देते तो मुझे लगता है कि हमारी जो कैजुअलिटीज कम होती, और उसके बाद हमारी एयरफोर्स भी एक्शन में आई। लेकिन आपने जो लीडरशिप वाली बात कही, पाकिस्तान के साथ खास करके चूंकि ज़्यादा बड़ी खतरा है, और ये अभी भी चूंकि विवाद इसी पर आ रहा है कि भाई यदि ऐसे लोग, फिर आप इतने सालों बाद कैसे वो उपराष्ट्रपति भी बन गए, एक बार नहीं 2 बार बने। यदि ये जानकारी थी कि वो भारत के हितों के लिए या पाकिस्तान के लोगों की मदद करते हैं, तो तब क्या कोई भारत सरकार में रिपोर्ट नहीं दी गई? आप बेसिकली क्या होता है कि हर एक आदमी नौकरी कर रहा है, चाहे रॉ का चीफ हो चाहे कोई हो, अपनी जॉब कर रहे हैं, अपने आप की सेफ्टी देखते हैं। अगर वो देख रहे हैं कि उनकी कोई सुनने को राजी नहीं है, पीएम सुनने को राजी नहीं है, तो क्या करेंगे? हेल्पलेस है।
अगर हम किसी की इंफॉर्मेशन देते हैं किसी को और उस पर एक्शन नहीं होता तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर जैसे एक आपने केस सुना होगा कि 5 फॉरेनर्स को किडनैप कर लिया गया था, ट्रैक कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आप ये नहीं कहेंगे कि आप कमांडोज भेज करके उनको मिलिटेंट को पकड़ लो, तो हम क्या करेंगे? हम कोई पाकिस्तान की आईआईसी की तरह काम नहीं करते। हमारे यहाँ पे जो एजेंसीज हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सारा काम करती है गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे। अगर आपका पीएम स्ट्रांग है तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी स्ट्रांग है, अगर हमारा पीएम स्ट्रांग है तो डिफेंस मिनिस्टर भी स्ट्रांग है, आर्मी चीफ भी स्ट्रांग है। अगर हमारा पीएम कमजोर है तो ये सारे के सारे हेल्पलेस हैं। आप देखते होंगे जब हमारे बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तानी हमारे सोल्जर्स को मारते थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स काट लेते थे, आंखें निकाल लेते थे, तो क्या था? डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहा है कि नहीं, ये तो मिलिटेंट्स थे, पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी, ये कांग्रेस रिजीम के, कांग्रेस टाइम की बात है, एंटनी के टाइम की बात है। फिर आपका इवन सलमान खुर्शीद जैसे लोग हैं वो भी स्टेटमेंट देने लग गए, जो लॉ मिनिस्टर थे, बाकियों ने भी देना शुरू कर दिया। सलमान खुर्शीद तो जहां मुझे याद है नरसिंह राव के समय में भी मंत्री थे, हो सकता है स्टेट मिनिस्टर भी रहे हों, लेकिन विदेश मंत्रालय उनके, यदि आप हामिद अंसारी और उनका यदि कनेक्शन देखें तो हो सकता है कि सलमान खुर्शीद के साथ भी उनका पुराना रिश्ता रहा। नहीं, सबके साथ है। देखिए, बात वो नहीं आती, आप चाहे बेसिकली कोई हो, लेकिन आपकी देश के लिए एक आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, देश के लिए ड्यूटी बनती है। आप 2 बार यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है। देखिए, मैंने हमीद अंसारी के बारे में एक्सपोजर नहीं किया। ये जरूर है कि मेरे को रॉ ने पूछा, बुलाया गया कि आपका स्टेशन बंद करने के लिए क्या करना चाहिए, हो रहा है तो क्या है, तो मैंने उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। और उस टाइम पे मुझे ये कहा गया कि एक तो आपको डायरेक्ट पोस्टिंग मिलेगी, दूसरा रिवार्ड। लेकिन रॉ के चीफ ने मुझे रिवार्ड नहीं दिया। ना मिले रिवार्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई मेरा ऐसा नहीं है कि मेरी बड़ी आउट ऑफ वे प्रमोशन हो जाती, लेकिन बेसिकली जो आदमी डिजर्व करता है वो तो मिलना चाहिए। और बेसिकली क्या होता है कि कई बार आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जैसे इंदिरा गांधी थी, आर.एन. काओ को फोन करती थी तो आर.एन. काओ कहते थे, प्रियदर्शनी जी मैं बिजी हूं, 1 घंटे के बाद बात करूंगा। पीएम को कहते थे वो। नहीं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कहा जाता है कि वो काफी लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, मैं बताऊं पीएम मोदी के बारे में, मैं पीएम मोदी के बारे में बड़ा इंप्रेस हुआ जब पीएम मोदी पीएम बने। अब इनके पास कोई फॉरेन का तो एक्सपीरियंस था नहीं, बाकी चीजों का एक्सपीरियंस नहीं था। पहले तो ये था कि चलो अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि ये ऐसे काम करेंगे। इनकी पहली विजिट हुई भूटान की जब पीएम बनने के बाद। अब मैंने सोचा भूटान क्यों गए, क्या ऐसा भूटान के अंदर इंपॉर्टेंट बात है, तो मैंने उसमें देखा तो पता चला कि एक चाइनीज डेलीगेशन भूटान विजिट करने वाली थी, वहां पे एम्बेसी खोलने वाली थी। पीएम मोदी वहां जाकर के उनसे मिले और बेसिकली उन्होंने जो चीज चाहिए थी भूटान को, कुछ $1 मिलियन की जरूरत थी, वो दे दिया। दूध चाहिए था, फलाना चाहिए था, वो चीज दे दी। और चाइनीज डेलीगेशन का रास्ता रोक दिया भूटान में एंटर करने का, क्योंकि भूटान के अंदर ना तो अमेरिकन एम्बेसी है, ना ब्रिटिश एम्बेसी है, इसराइल की जरूर अभी खुली है, और बेसिकली हमारे परमिशन के हिसाब से चलता है, क्योंकि इंडिया को उसकी भी सिक्योरिटी देखनी है, क्योंकि ये लोग कभी भी साइड बदल सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद पीएम मोदी का जो विजिट हुई वो नेपाल की हुई, और उसके बाद 3 विजिट उन्होंने की उस टाइम पे। जरूर है वहां पे कुछ कम्युनिस्ट आ चुके थे, प्रॉब्लम हुई, फिर वो श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस इस जगह में गए, क्योंकि ये इंडिया के बैकयार्ड पे थे और हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट थे। चाइना यहाँ पे पूरा कब्जा कर रहा था, सिक्योरिटी एजेंसीज को भी पूरी छूट दे रहे हैं वो, मतलब बिल्कुल। देखिए, बेसिकली क्या है कि मैं उनके विजन की बात करता हूँ। आदमी का विजन होता है, चाहे इनके साथ डोवाल साहब बैठे हैं जो उनको एडवाइस करते हैं, हर एक आदमी एडवाइजर पे चलता है, अगर उसके अच्छे एडवाइजर है। फिर मैं देखता हूँ पीएम मोदी के पीछे भी आंखें हैं। पीएम मोदी ने किसी भी ऐसे आदमी को अपनी कैबिनेट में नहीं लिया, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जितना मर्जी शोर मचाते रहे, चाहे एल.के. अडवाणी की डिमांड थी, क्योंकि उनको पता था कि जिसने पीछे धोखा दिया है या किसके पास कुछ डाउटफुल चीज है, उसको उन्होंने अपनी कैबिनेट में डाला ही नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में तो कहा था चाइना संबंध है या, देखिए वो तो अगर मैं कहूँ ना तो बहुत कुछ रॉ के पास भी है, मैं वो खैर डाइवर्ज नहीं करना चाहूंगा किसी न किसी के बारे में, लेकिन बेसिक बात यह आती है कि आपको यहाँ पे काम करना है। आप देखिए, आज चाहे गडकरी साहब बनना चाहते थे पीएम और आज मिनिस्टर हैं, लेकिन एफिशिएंट मिनिस्टर है, अपनी मिनिस्ट्री को संभाला हुआ। अब जिस जयशंकर के पास कितना दम है, दम इसलिए है कि पीएम मोदी। अब पीएम मोदी की जब विजिट की बात करेंगे, जैसे इंदिरा गांधी 1981 में गई थी यूएई, उसके बाद कोई विजिट नहीं किया। यूएई के अंदर 34 लाख इंडियंस हैं, कितना हमारा वहां तेल लेते हैं गल्फ के अंदर से, और उसके बाद पीएम मोदी की 4 विजिट हो गई, अभी भी गए हैं, और जब गए हैं तो वहां के जो किंग हैं वो पीएम मोदी को रिसीव भी करने आए, छोड़नी भी है, तो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने पूरा बैलेंस रखा। आपको लगता है कि ऐसे जो लोग रहे, अंत में मतलब हम लोग उस कंक्लूजन में कहना चाहते हैं, चाहे हामिद अंसारी, वो तो खैर अदालत ही फैसला करती है, लेकिन ऐसे जो लोग जिनके बारे में पिछली सरकारों में वो पॉलिटिकल हों, वो ब्यूरोक्रेसी में रहे हों, देश से भाग गए, उनको तो नहीं रोक सकते, लेकिन जो ऐसे रहे इनके बारे में कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई होनी चाहिए या होगी। अगर हम ये चीजें ढूंढने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि हजारों केस खुल जाएंगे, ना हमारे पास स्टाफ होगा, और फिर यहाँ पे पॉलिटिकल शोर मच जाएगा, इनको टारगेट किया जा रहा है। अब चाहे नेशनल हेराल्ड का केस ले लीजिए, सबको पता है वहां पे क्या हुआ।
लेकिन क्या आप इनको कन्विक्ट कर सकते हैं? कन्विक्ट करने का मतलब ये है कि ये सड़कों पर बैठ जाएंगे, देश को रोक देंगे। अब देखिए, कंट्री का एक रोल होता है, कंट्री के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कंट्री की प्रोग्रेस। आप चाहे किसान का इशू उठा लीजिए, चाहे आप NTCA का इशू उठा लीजिए, वो इसलिए गवर्नमेंट ने उन पर हार्ड एक्शन नहीं लिया कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी यहां से कोई गोली चल के कोई मर जाए और वर्ल्ड में शोर मच जाए, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आए। तो दो टाइप के विजन होते हैं। जैसे इंदिरा गांधी का विजन था, वो स्टेट काम करती